मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यस और नो? स्टूडेंट? चलो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन है। हिंदी बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, दो क्वेश्चंस का हमने एट एट अ टाइम दिया हुआ है नोट। दो तीन क्वेश्चंस है, दो तीन लॉन्ग क्वेश्चंस है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है टीचिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है? कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ टीचिंग। अभी आपका जब क्वेश्चन पेपर आता है बोथ लैंग्वेज में आता है, एट ए टाइम लिखा जाता है, नीचे में ही हिंदी में, पहले ऊपर इंग्लिश में लिखा जाएगा, तब नीचे में आ जाएगा हिंदी में। राइट, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो देखो, ये पूरा इजी इजी क्वेश्चंस है कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। देखो, आप हम क्या करें यहाँ पे? भी इंटरेक्शन करें। इंटरेक्शन मतलब वन काइंड ऑफ बोल सकते हो, कम्युनिकेशन भी करो, वार्तालाप जैसा है। आपको मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ एंड आप वहां से सुन रहे हो, एंड आपको जिस पॉइंट पे डाउट होगा आप मुझे बताओगे या पूछोगे। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि कम्युनिकेशन एक भी माध्यम होता है, कम्युनिकेशन एक मेथड है टीचिंग प्रोसेस का। तो जस्ट लाइक लेक्चरिंग प्रोसेस करो या डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस करो, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन करो, एक्सप्लेनेशन और स्टोरी टेलिंग, ऐसे बहुत सारे विधियां या मेथड्स हैं जिसको आप यूज करते हो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, या फिर स्कूल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए। ओके, तो टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। What is that? Interactive process. Teacher has to interact with the student. That means an experienced person interacts with the unexperienced person. ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन जुड़े हुए हैं। कौन से दो पर्सन है? एक पर्सन होता है आपका टीचर, दूसरा होता है आपका स्टूडेंट। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ इंटरेक्शन प्रोसेस। बाय मीन्स ऑफ इंटरेक्शन प्रोसेस कौन से विधि से? वार्तालाप की विधि से। अभी इंटरेक्शन में क्या करेगा? टीचर क्या है? कौन होते हैं टीचर? टीचर जो बहुत सारे एक्सपीरियंस को कैरी करते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है। एज मतलब यहाँ पे एज डजेंट मैटर। एज कुछ मैटर ही नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, अभी हो गया कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या करेगा ना? अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को नॉलेज देगा। तो अनएक्सपीरियंस कौन है? बच्चे हैं। बिकॉज उनका एज के वजह से एक्सपीरियंस कभी कभी कम रहता है, सो दैट उनको वेरियस फील्ड्स का नॉलेज नहीं है। सो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं। तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को नॉलेज दे रहा है। ठीक है, अभी देखो, एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस पर्सन के अंदर जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम तो कुछ बोलेंगे ना, जैसे कि मीडिया हो गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। जैसे कि देखो, अभी हम वर्चुअल क्लासरूम में प्रेजेंट है। वर्चुअल क्लासरूम में जब टीचिंग हो रहा है तो यहाँ पे मोड कौन है? कैसे आप मेरा वॉइस सुन पा रहे हो, या मेरे वॉइस कैसे आप तक पहुंचे? थ्रू मोबाइल फोन एंड इंटरनेट कनेक्शन। राइट, तो यहाँ पे मोड क्या हो गया? हमारा मोबाइल फोन हो गया, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, सो दैट ऐसे कम्युनिकेट हो पा रहा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? क्योंकि ये मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है नीड करता है कोई एक करिकुलम। अभी करिकुलम क्या है? मैंने बहुत बार आपको बताया है कि करिकुलम सिलेबस से बड़ा होता है। राइट, तो ये जो करिकुलम है या सिलेबस है, जहाँ पे स्मार्ट क्लास हम बनाते हैं, या करिकुलम all about evaluation, syllabus, co-curricular activities, administration section, methods of teaching, and all together all the games, functions, etc. सबको मिला दो तो ये बनता है करिकुलम। करिकुलम पाठ्य चर्चा है। करिकुलम का मतलब क्या हो गया हिंदी में? पाठ्य चर्चा। अभी पाठ्य चर्चा जब करते हो, मतलब एक बच्चा पढ़ता है तो उसको सिर्फ कुछ बुक्स के सिलेबस चाहिए, बट हम उसको ग्रोन अप करें ऑल टुगेदर, ऑल इंफॉर्मेशन में डाल के उसके एक्टिविटीज को माइंड में रख रहे, फोकस करें उसका कौन से पॉइंट पे ग्रो करवाना है, या फिर गेम्स के थ्रू उसका ग्रोथ क्या है, स्पोर्ट्स के थ्रू क्या है, वो एकेडमिक कैसा है, नॉन एकेडमिक कैसा है, एवरी एक्टिविटीज को जज कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा आपका करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम एंड आपका सिलेबस। करिकुलम इज अ बिगर वन और ब्रॉडर वन, एंड सिलेबस इज द नैरोअर वन। आप बोल सकते हो करिकुलम के विद इन आपका सिलेबस आता है। सिलेबस कहाँ पे आता है? करिकुलम के विद इन आता है। सो विद इन अगर करिकुलम आ जाए तो क्या हो गया? सिलेबस छोटा हो गया। सिलेबस जो वर्ड है ये सितुबा वर्ड से आया है, सितुबा। ठीक है, किसी को लीड आउट करना है विथ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉलेज तो वो होता है सिलेबस। अगर किसी को लीड आउट करना है थ्रू आउट, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट जिससे पॉसिबल हो, वो होता है करिकुलम। करिकुलम वर्ड आया है करेर वर्ड से। करेर,
करियर वर्ड। अभी करियर का मतलब होता है रेस कोर्स। क्या है मतलब? रेस कोर्स। ठीक है? रेस कोर्स। अभी रेस कोर्स क्या होता है? सपोज आप कोई गेम में जा रहे हो, ठीक है? जस्ट लाइक हॉर्स राइडिंग होता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रनिंग नहीं मान लो। तो ऐसे सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, तो आपको एक लाइन पे दौड़ना पड़ता है। जितने पर्सन आपके सब्सिक्वेंट रहेंगे ऐसे उनके लाइन पे वो दौड़ेंगे। तो ये होता है रेस कोर्स। मतलब पर्टिकुलरली उसके विद इन अगर डिफरेंट गेम्स होंगे तो डिफरेंट ऐसे मार्किंग पॉइंट्स होंगे जिसके थ्रू उनको क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये होता है करिकुलम। करिकुलम ऑल टुगेदर एवरीथिंग को कैरी करता है जो भी स्कूल में अच्छे से स्कूल को चलाने के लिए और निर्वाह करने के लिए स्कूल के कार्य को ये जरूरत पड़ता है। ठीक है? तो ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्कूल कंटिन्यूड थ्रू द curriculum or based on the curriculum. Curriculum contains all the activities just like the evaluation, just judgment, performance checking or feedback process, administration sections activities, teachers training, teachers methods, whatever methods they use in the classroom session, etc. all together यहाँ पे present है। ठीक है? क्यों इतना मैंने आपको समझा दिया? बिकॉज आप कनेक्शन समझ सको। तो ये आपका डायग्राम है, इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय डायग्राम और त्रिस्तरीय प्रक्रिया। ठीक है? इसको क्या बोल सकते हो? ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में देखो हमने क्या लिखा है? TSM। तो टी फॉर टीचर। ठीक है? नॉट टाइगर। टी फॉर टीचर। ठीक है? यहाँ पे हो गए शिक्षक। देन कौन आएंगे? स्टूडेंट्स। अभी टीचर स्टूडेंट्स के अंदर रिलेशन किसके थ्रू हुआ? मोड्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के थ्रू हुआ। करिकुलम में और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो स्कूल्स में यूज होता है, दैट इज द TLM एंड क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए जितने भी मटेरियल्स चाहिए वो सारे। ठीक है? तो इसका मेन काम क्या है? इसके थ्रू क्या होना चाहिए? टू एक्वायर नॉलेज। टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान का प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। इतना समझ आया? यस और नो? ये कौन सा प्रोसेस है बता दो? ट्राइपोलर है, बाइपोलर है, यूनिपोलर है? अच्छा, एक मार्क का क्वेश्चन है सीटेट के लिए। ठीक है? याद रखो, ये सीटेट के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया कि टीचिंग प्रोसेस इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, बाइपोलर प्रोसेस और यूनिपोलर प्रोसेस। बिकॉज़ ये तीनों टाइप के प्रोसेस आ चुके हैं पहले। ठीक है? सो आपका जैसे कि स्मिथ ने एक दिया था, विलियम ने एक दिया था, तो विलियम याद नहीं आ रहा उनका पूरा नाम क्या था, बट विलियम है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं मैं पूरा डिटेल बताऊँगी, अभी तक आया नहीं है, मैं बता दूँगी। ठीक है? तो ये सीटेट का एक क्वेश्चन था कि टीचिंग कैसा होता है ना, टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिस्तरीय। ठीक है? त्रिस्तरीय प्रक्रिया। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसा एक डायग्राम बीच में बना दोगे, थोड़ा-सा स्पेस भी ले गया, है ना? थोड़ा-सा स्पेस ले जाएगा एंड आप जब कॉपी को फिल अप करोगे तो देखो डायग्राम में मैंने कितना बड़ा कर दिया इसको। जैसे बड़ा कर दिया तो इधर थोड़ा-सा गैप रह गया, तो वो गैप वैसे रहने दो, क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है? एंड मेरा हैंडराइटिंग यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा है, आप लोग थोड़ा-सा बड़ा हैंडराइटिंग में लिखोगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है? अभी देखो, तो टीचिंग इसका मतलब आप समझोगे, अपने वे से लिख सकते हो टीचिंग क्या है, शिक्षण और शिक्षण विधि जो बोलते हो वो क्या है। तो टीचिंग इज द वर्क दैट ए टीचर डज इन हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न। तो आप यहाँ पे क्या करते हो ना, टीचिंग क्या है ना, टीचिंग एक कार्य है, वर्क है जो कि एक टीचर करता है, परफॉर्म करता है, किनके लिए, किनको हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। देखो ये भी एक हेल्पिंग मतलब सहायक प्रक्रिया है। आप जिसको बोलते हो ना, जैसे कि आप किसी बुक का हेल्प लेते हो तो आप क्या बोलते हो? ये सहायिका है। तो वैसे ही ये सहायक हम लोग होते हैं, मतलब हम साहाଯ୍य कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को। ठीक है? सो ये हो गया डज इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। इन अदर वर्ड्स टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक टाइप का सोशल प्रोसेस है, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया, ऑलवेज प्रोसेस मतलब प्रक्रिया लिखोगे इसका कोई मतलब नहीं है, क्रिया भी लिख सकते हो, सामाजिक कार्य और सामाजिक प्रक्रिया दोनों लिख सकते हो, बट बार बार प्रक्रिया यूज ना करके आप सामाजिक क्रिया भी लिख सकते हैं। तो ये सामाजिक क्रिया क्यों है? तो सोचो, वी बिल्ड आवर नेशन बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाते हैं, सो दैट वी बिल्ड आवर नेशन। मतलब हम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, नेशन का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अगर एक पर्सन 1000 बच्चों को भी एक अपने लाइफ में पढ़ा देता है, उनको शिक्षित कर देता है एंड उनको अच्छे जगह पे लेके जाता है,
जैसा भी हो, वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी जॉब में वो लेके जाता है, दैट मीन्स हमने नेशन को सपोर्ट किया। ठीक है, अल्टीमेटली हमने नेशन का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया। सो यहाँ पे क्या पॉइंट आया, इन अदर वर्ड टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। To define it is very difficult because the teaching influenced by the political and social background of the country। तो आपको पता है टीचिंग इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। कैसे? आपको आके कोई भी मंत्री वाले, पॉलिटिकल पार्टीज वाले, आप बहुत अच्छे टीचर हो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं एंड बोले कि तुमको ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है, मतलब तुम अपने हिसाब से पढ़ाना चाहते हो, बट दे डिडेंट वांट टू परफॉर्म यू दैट, जस्ट लाइक आप अच्छे से पढ़ाओ, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यू परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर गाइडलाइंस। ठीक है, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करो, नॉट बाय योर सेल्फ, योर ओन क्वालिटीज। तो उसके साथ नहीं पढ़ाना है। तो ये भी पॉलिटिकल वे से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, सोशल बैकग्राउंड से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, कौन से टाइप के स्कूल में गए हो, कैसा उनका नीड है, कौन सा बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। अभी देखो, दैट मीन्स टीचर एंड स्टूडेंट्स आर द टू पॉइंट्स। हमने समझा दिया ना, टीचर एंड स्टूडेंट क्या है, दो पॉइंट्स हैं। ये हो गया एक नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। तो ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, which are connected to each other by various points। जैसे कि मोड्स हो गए। ये मोड्स क्या क्या थे, करिकुलम्स, स्मार्ट क्लास, असाइनमेंट वर्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू टीचर इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट को। ठीक है, एंड उससे क्या होगा, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा। हो गया। अभी देखो डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे। देखो क्यों मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या करना है जो आपका वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग ट्रेनिंग है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सोच सकते हो कि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एंड ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, आपको टीचिंग का डेफिनेशन रट लेना है। टीचिंग का डेफिनेशन रट लेना है, पूरा माइंड में रख लो। अभी देखो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बोली हूँ, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बोली हूँ, ऑलमोस्ट जानते हो इसमें कितना मार्क्स आ जाएगा, 16 into 2, 32 प्लस 4, 36 मार्क्स के लिए आपको टीचिंग का डेफिनेशन रट लेना है। कितना डेफिनेशन रटोगे, एटलीस्ट 2 to 3। ठीक है, जब कंसेप्ट हमारे पास डिफाइन करने के लिए ज्यादा ना हो तो हमें डेफिनेशन पे जोर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है टीचिंग का डेफिनेशन। आप याद रखोगे कितना डेफिनेशन, देखो डिफरेंट पेपर्स के लिए डिफरेंट वे से बता रही हूँ, 2 to 3 डेफिनेशंस याद रखना है। आई डोंट नो कि दूसरे टीचर्स आपको क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे क्या पढ़ाई हो रहा है, बट मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बात करूंगी। मैंने जितना प्रीवियसली बोला था, बच्चे जो लोग मान के जाते हैं उनका मार्क्स बहुत अच्छा आता है, तो इसको मान लेना है, मन में रख लो, सेटअप कर लो माइंड में कि 2 to 3 डेफिनेशंस मुझे रट के रखना है एंड बहुत सारी जगह पे यूज करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गैग, तो गैज भी बोल सकते हो, बट एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन गैगनी, गैग ऐसा ही आता है। सो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग गैग है। सो गैग के अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ और बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। सो देखो दो पर्सन है, एक है पर्सन वन जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो नॉलेज के लिए हमने एरो मार्क दिया, एंड और एक है पर्सन टू जिसके पास नॉलेज जीरो है, वो स्टार्टिंग कर रहा है अपना लाइफ। तो देखो अभी टीचिंग के थ्रू हम क्या करें, एक इंटरपर्सनल बिहेवियर है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल, इंटर मतलब क्या हो गया, एक होता है, सोच लो। हाँ, तो एक होता है अंतर्गत, एक होता है अंतर्निहित। ठीक है, तो अभी देखो दो पर्सन के विदीन हो रहा है, तो ये इन दोनों के अंतर्गत है। अंतर्निहित हो जाता तो विदीन हो जाता, एक पर्सन के विदीन, इंट्रा बोल लोगे। तो इंटर हो गया तो दो पर्सन के विदीन जो वर्क हो। तो यहाँ पे हमारे जो पर्सन वन है, जो कि हम टीचर मान रहे हैं, वो पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने नॉलेज के थ्रू पर्सन टू को, एंड उसके बेनिफिशियल के लिए, उसके पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दो पर्सन का काम गेग के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू एडमंड, एडमंड एमिडॉन। ठीक है, क्या है, एडमंड एमिडॉन। तो देखो कैसे स्टाइल में लिखा गया है।
ठीक है ना? आपको भी एग्ज़ाम के पेपर में ऐसे ही लिखना है, बट इतना थोड़ा-सा हैंडराइटिंग को बड़ा कर देना, क्योंकि ये मेरे टाइम के नोट्स हैं। मतलब मैं जब 2018 में थी, तो उस टाइम का नोट है, तो इसलिए बोल दे रही हूँ आपको कि हैंडराइटिंग थोड़ा-सा बड़ा कर लोगे। मेरे दूसरे कॉपीज़ में हैंडराइटिंग ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू एडमंड एमिडन, टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब भी सेम है। वो बोला इंटरपर्सनल, इन्होंने बोला इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव प्रोसेस है, प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक। मतलब नॉर्मली हम लोग टीचिंग कहाँ पे देते हैं? क्लासरूम में। वर्चुअल क्लास हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, कोई भी क्लासरूम में ही देंगे। एंड ये जो टेक्स्ट प्लेस होता है किसके किसके बीच होगा? टीचर एंड द पीपल। बच्चों के साथ, टीचर के साथ होगा, टीचर एंड बच्चों के अंदर होगा। तो ये हो गया कि एक डेफिनाइट एक्टिविटी को और डिफाइनेबल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर कुछ चीज़ों को डेवलप करने के लिए टीचर एंड बच्चों के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं परफॉर्म, तो उसको हम टीचिंग बोलते हैं। हो गया। लास्ट डेफिनेशन देखो, मैंने 2 से 3 बोला था, तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन भी मेंशन है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो अभी कॉन्टिजेंसेस जो भी पॉइंट्स है, उस वर्ड को और ज़्यादा हम यूज कर सकते हैं। कैसे? दैट इज बोल सकते हो एडिशन ऑफ, एडिशन वर्ड लिख सकते हो, एडिशन। ठीक है, एडिशन। अभी देखो, टीचिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवार्डिंग। क्या है? रिवार्डिंग। अभी रिवार्ड्स भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रिवार्ड्स एंड नेगेटिव रिवार्ड्स। पॉजिटिव रिवार्ड्स व्हेन यू behave good, or when you try to explain everything in proper way and maintain your all assignment, maintain your all activities, then teacher क्या करेंगे? Teacher was very happy with your work and they play, or he or she must appreciate your work। तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कर चुके हैं पहले से। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बच्चों को जब अप्रिशिएट करते हो तो ये पॉजिटिव रिवार्ड होता है, बिकॉज उसने वर्क डन कर लिया, अपने काम को ठीक समय में खत्म कर लिया। तो टीचर ने जब देखा था कि वो खत्म कर लिया, तो उसको रिवार्ड दिया था। हो गया। जब आप कुछ काम को अधूरा छोड़ दो, halfly done or not done properly, so you feel guilty, right? So teacher also very angry, एंड वो क्या करेंगे? आपको पनिश करेंगे। तो ये जो पनिशमेंट वर्ड है, तो हम लोग जेन्युइनली टीचिंग के सेशन में पनिशमेंट वर्ड को कम यूज करते हैं एंड नेगेटिव रिवार्ड बोलते हैं या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट होता है, देखो आपको एनर्जी देना है, री करना है, आपके एक्टिविटीज को दोबारा करवाना है। तो आप जिस वर्क पे अच्छे नहीं हो, वीक हो, उस चीज को दोबारा करने के लिए आपको बार बार नेगेटिव रिवार्ड देना। ठीक है, तो आप कर सकते हो, ये परफॉर्म कर सकते हो, बट मैं नेगेटिवली आपको थोड़ा सा पनिश करूंगी। तो ये पनिशमेंट नॉर्मली जो स्लैप करना, कैन से मारना, ये सब नहीं है। नॉर्मली जब आप एक काम कर रहे हो एंड कम नहीं कर सके, तो आपको डिमोटिवेशन हो जाता है, मतलब डिमोटिवेटेड हो जाते हो, एंड उस टाइम पे मोटिवेशन दे दिया या किसी को आपके सामने उसको अच्छा बोल दिया, तो आपको जब गुस्सा आएगा आप अच्छे से और ज्यादा करोगे। तो ये भी एक टाइप का नेगेटिव रिवार्ड है, बट रिवार्ड है। ठीक है, तो ये चीज बोला गया कि टीचिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे ऑल दी, मतलब ऑल मतलब बोल सकते हो, क्या बोलूं मैं, ऑल द टाइम, सॉरी, ऑल द टाइम, मतलब आप बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज व्हेन वी परफॉर्म इन एवरी फील्ड, सो वी नीड सम फीडबैक। सो ऑल द टाइम ये फीडबैक आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। So the addition of the reinforcement build your characteristics or personality and build your ability। तो ये चीज था। ठीक है, जब भी आप सपोज आपने आज एक काम किया, कल आप दूसरा काम करोगे, परसों आप तीसरा काम करोगे, एंड आपको रीइंफोर्समेंट आज मिला बहुत अच्छा, कल थोड़ा सा बुरा गया, परसों थोड़ा सा बुरा गया। तो ये तो एडिशन होते जा रहा है ना आपको पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए। तो आपके पर्सनालिटी और एबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए यू नीड अरेंजमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट दैट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, जैसे भी हो सकता है। अब चलो नेचर और, अब बोल सकते हो अभी देखो कि मैम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक सेम है क्या? हाँ, ऑब्वियस सेम है। तो अगर सपोज दोनों ही आ गया, क्वेश्चन में पूछ लिया बाय चांस कि नेचर भी लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखो, क्या लिखो? इधर नेचर भी लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखो। तो आप क्या करेंगे ना? पहला तो नेचर में यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, 17 पॉइंट्स मेंशन है। 8 पॉइंट्स आप नेचर में लिख दोगे, 9 बाकी के 9 पॉइंट्स आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देंगे।
ठीक है। हिंदी बच्चे आपको कोई टेंशन का बात नहीं है, बिकॉज आपका अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है। 8 + 9 में डिवाइड करके हाफ हाफ कर देना है। यहाँ पे लिख देना नेचर ऑफ टीचिंग, यहाँ पे लिख देना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, एंड वन बाय वन कर लेना तोड़ के। ठीक है। तो ये देख लो क्या है, अभी एक एक पॉइंट को समझाऊंगी। ठीक है। आपको कभी कभी हो सकता है कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन है, पेजेस नहीं हो रहे, क्या करें? तो अभी देखो ये पॉइंट सारे आपको कैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, सिंगल सिंगल लाइन के। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, अपने लैंग्वेज से करना एक्सप्लेन। यहाँ पे कोई पास्ट प्रेजेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ओनली प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड डायरेक्टली आपको जो समझ आ रहा है आप लिखो। देखो अभी मैं समझा रही हूँ वन बाय वन। टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटी। अभी समझ क्या है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी इन ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट। तो एक इंस्टीट्यूशन के विद इन अगर कुछ बच्चे आते हैं, सारे ही लोग स्कूल जाते हैं आज के टाइम पे, तो हम सारे लोगों को अपने इंटरेक्शन स्किल्स के थ्रू और अपने नॉलेज के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट इज कॉल्ड द सोशल एक्टिविटी, बिकॉज इट बिल्ड्स आवर नेशन, एंड इट बिल्ड्स आवर, और इट स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी, और बिल्ड्स आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। तो इसलिए इसको सोशल एक्टिविटी बोला गया। क्या हो गया ना, शिक्षण आपका एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है। ये समाज में जो लोग रहते हैं वो जब स्कूल पे आते हैं तो शिक्षक वहाँ पे उनको विद्यालय पे पढ़ाते हैं, अपने नॉलेज को देते हैं। और इससे क्या होता है ना, वो कोई स्किल सीखते हैं या डेवलपमेंट होता है उनके स्किल्स का, एंड उनके एबिलिटीज इंक्रीज होते हैं, एंड कंट्री को हम बिल्ड कर पाते हैं। तो इसलिए ये सोशल एक्टिविटी है। नेक्स्ट, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ऑलवेज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है आपका। क्या कैरेक्टर बिल्डअप कर रहा है ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहा है। इसलिए टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चों का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट पॉसिबल हो रहा है। देन थर्ड पॉइंट, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। देखो पॉइंट्स को देखो, सिस्टम ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब क्या है, एक्शन का शॉर्ट वर्ब क्या होता है बताओ, व्हाट इज द शॉर्ट वर्ब ऑफ एक्शन? वर्ब बोलो, वर्ब वर्ब, इसका वर्ब क्या है, इस वर्ड में वर्ब क्या है? एक्शन। एक्शन, एक्ट, एक्ट, एक्ट इज द वर्ब। ठीक है। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे एक्ट मतलब कोई परफॉर्म, हाँ वो ठीक बोले हो, टू डू और टू डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ भी आप बोलो, टू परफॉर्म और टू समथिंग, कुछ भी एक चीज करना, टू डू समथिंग। तो ये जो पॉइंट हो गया कि एक्शन, दैट मीन्स इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, इट इज अ सिस्टम वर्क और सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ वर्क। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ वर्क, यहाँ पे जो भी चीज होगा वो सिस्टमैटिक वे से होगा, मतलब अरेंज होता है। कभी भी आप क्लासरूम में जाते हो एंड सडनली कोई भी क्लास में घुस जाते हो क्या? नहीं, उसके लिए अरेंजमेंट चाहिए। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कौन क्लास में क्या पढ़ाना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन से पीरियड में पढ़ाना है। तो दैट इज अ सिस्टमैटिक वर्क, एंड सिस्टमैटिक एक्शंस को परफॉर्म करते हो किस लिए? लर्निंग प्रोड्यूस करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? लर्निंग मीन्स दैट इज अ गेनिंग ऑफ नॉलेज, गेनिंग ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज को गेन करने के लिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए हमें सिस्टमैटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, टीचिंग ना आर्ट भी है एंड साइंस भी है। टीचिंग एक्ट्स एज आर्ट, एज वेल एज हम बोल सकते हैं ये आर्ट भी है एंड साइंस भी है। व्हाई? दैट मीन्स combinedly teacher use both art and science to increase the knowledge of students। अभी बोलोगे मैम क्या है ये चीज? देखो, आप जब कोई स्किल को यूज करते हो तो स्किल्स एक्टिविटी जो न्यू चीजें सीखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट। बिकॉज यू आर ए आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट। वी ऑल आर एन आर्टिस्ट और बिहेव लाइक ए आर्टिस्ट। तो हम लोग जब बिहेव करते हैं आर्टिस्ट जैसे, एंड वी परफॉर्म आवर, जब परफॉर्मेंस देते हो तो परफॉर्मेंस वर्ड किसके साथ कनेक्टेड है? परफॉर्मेंस वर्ड ऑलवेज कनेक्ट होता है आर्ट्स के साथ, नॉट विथ साइंस। सो साइंस वर्ड आता है फॉर लॉजिक। व्हेन यू यूज लॉजिक, व्हेन यू यूज वेरियस मेथड्स, और व्हेन यू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द लॉजिकल मैनर, मतलब आप तर्क शास्त्र को यूज कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, या फिर आइडिया लगा रहे हो। जब आइडियाज को अरेंज करके आप क्लासरूम में पढ़ाते हो, तो क्लासरूम में पढ़ाना ये आर्टिस्टिक एक्टिविटीज है। बट आप यूज क्या कर रहे हो? लॉजिक यूनिट्स को यूज कर रहे हो या लॉजिकल आइडियाज को यूज कर रहे हो। तो लॉजिकल आइडियाज हो गए तो वो साइंस है, एंड परफॉर्म कर रहे हो तो ये आर्ट्स है। तो टीचिंग क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, दैट इज द साइंस एज वेल एज द आर्ट्स। तो दोनों चीजों को आप मिला के यहाँ पे करते हो। ठीक है, बच्चों को नॉलेज देने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, टीचिंग इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोसेस।
एनकाउंटर और इंटरेक्शन प्रोसेस दोनों ही लिखा गया है। देखो, अभी नॉर्मली टीचिंग किसको बोलते थे? नाउ इट इज वी यूज द मोबाइल फोन्स फॉर वर्चुअल क्लासरूम एक्टिविटीज, और मोबाइल फोन और स्मार्ट बोर्ड और एनी टाइप ऑफ मीडिया जस्ट लाइक द कंप्यूटर और लैपटॉप एटसेट्रा। बट अगर बिफोर 2019 से पहले हम लोग देख लेते, ये पैंडेमिक सिचुएशन को छोड़ दो, उससे पहले का देखो, तो हम लोग स्कूल is a just like a temple where we come and go and take our own knowledge on the basis of our own pace। यही चीज था ना कि टीचिंग क्या है ना, टीचिंग नहीं, स्कूल क्या है? स्कूल एक मंदिर जैसा है जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, और हम लोग जाते हैं आ जाते हैं, है ना? तो वहां पे जब जाते हो तो हम क्या लेने जाते हैं? भगवान को प्रे करते हैं, and साथ में कुछ ज्ञान मिल गया तो वो भी लेके आते हैं। सो स्कूल भी वैसे ही एक मंदिर है जहाँ पे बच्चे आते हैं, वहां पे उनको नॉलेज मिलता है। अभी बोला गया कि टीचिंग तब क्या है? वहां पे सोच लो, भगवान छोड़ के वहां पे क्या है? टीचर्स है। टीचर एंड स्टूडेंट का वहां पे क्या होगा? फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, मतलब एक दूसरे के मुंह देखते हुए हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना? इससे क्या होता है? दो टाइप के एक्टिविटीज परफॉर्म हो पाता है इजीली बाय द टीचर। दैट इज अ, हम बोल सकते हैं नॉन, आपके जो नॉन वर्बल एक्टिविटीज है एंड द वर्बल एक्टिविटीज है। व्हेन आई यूज साउंड और वोकल प्रोसेस, आपके गले से देखो, गले के ऊपर ना थोड़ा 4 उंगली ले लो, अपने हाथों को ले लो, या फिर 4 उंगली अपना जो राइट हैंड है उसको गले के ऊपर डालो। अभी कुछ भी प्रोनाउंस करो, देखो वहां पे वाइब्रेशन होता है। तो ये वोकल कॉर्ड का एक्टिविटीज है जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है, और हम ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो लोग सुन पाते हैं एंड उससे पढ़ते हैं या फिर उससे रिमेम्बर करते हैं, लिसन करते हैं। ये हो गया वर्बल एक्टिविटीज। अगर उसके कंपैरिजन में, अगर मैं ऑपोजिट में कुछ पकड़ूं, तो दैट इज अ नॉन वर्बल वन। नॉन वर्बल क्या है? जब आप किसी को अपने जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हाथों के एक्सप्रेशन से, या फिर जस्ट लाइक उसके पास जाके समझाते हो, मतलब आप वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, साउंड्स यूज नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ओनली अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज से पढ़ाओगे, तो उसको नॉन वर्बल बोला जाता है। तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन में ही नॉन वर्बल वाला पॉसिबल होता है। नाउ ओनली आप क्या कर रहे हो? मुझे सिर्फ मेरे वॉइस से पहचान रहे हो एंड सुन रहे हो, इतना ही कर पा रहे हो। तो दैट इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन जो स्कूल्स में होता है, पॉसिबल होता है, एंड इससे क्या होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है? देन देखो, टीचिंग इज ए साइकोलॉजी ओरिएंटेड, ऑलवेज ये तो साइकोलॉजी ही है। साइकोलॉजी मतलब क्या है? मनो, हम बोलते हैं ना, मन का विज्ञान को पढ़ना। तो दैट इज द साइकोलॉजी, मतलब psychic activities that is related to your brain, and you know that the schema, you know that the how new knowledge accumulated or old knowledge gone। तो ये सब कुछ आपको पता है, जो आपने पढ़ा था एसिमिलेशन एकोमोडेशन सब पढ़ा था पियाजे के कंसेप्ट में। तो यहाँ पे वही मेंशन है कि ये सारा जो प्रोसेस है, जब भी आप नॉलेज किसी को देते हो, देखो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मेरे माइंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड रहना चाहिए। कोई बोल सकता है क्या आपको मैं नोट्स दे दूंगी, बट आप क्या एक्सप्लेन, सारे लोग ऐसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं, हर एक टीचर का अगेन एक्सप्लेन करने का वेज अलग होता है, तो समझना पड़ता है कि एक नोट होने से भी एक्सप्लेनेशन और जो पॉइंट्स को वर्बली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग अलग होता है, ठीक है? तो ये क्या है? साइकोलॉजी ओरिएंटेड है, ये हमारे नॉलेज, हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम आपको परफॉर्म करें, एंड आप लोग भी अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको रिसीव कर रहे हो एंड समझ रहे हो। देन नेक्स्ट 7th पॉइंट, टीचिंग इज एन ऑब्जर्वेबल। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, अब लोगों को अवलोकन करते हो। यहाँ पे टीचर जो रहता है, मतलब जैसे ना क्लास में एंटर किया टीचर, तो वो पहला क्या काम करता है पता है? तो आप लोगों का जब ऑफलाइन क्लास रहता है, तो मैं पहला जाके क्या करती हूँ, आप लोगों को नोटिस करती हूँ कि ये आप लोग कितने अटेंटिव हो। जो अटेंटिव नहीं रहता है उनको मैं बताती हूँ कि आप लोग सामने आ जाओ, है ना? तो अटेंटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव एक्टिविटीज होता है अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो ऑब्जर्व करना टीचर का एक्टिविटी है, वैसे ही स्टूडेंट का भी एक्टिविटी होता है ऑब्जर्व करना। स्टूडेंट टीचर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं एंड क्या बोलना चाहते हैं, कैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पॉइंट को। देन मेजरेबल, टीचिंग है ना, ये मेजर भी करता है, क्या है? मेजर भी करता है, मतलब आपको मैं कोई भी एक कैरेक्टर के बेसिस पे एनालिसिस कर सकती हूँ आप में ये चीज है या नहीं है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। एंड मॉडिफाइबल, मतलब if you want another type of teaching method or another type of explanation, then we use various type of methods on the basis of your need।
तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आई यूज वेरियस टाइप ऑफ मेथड इन द ऑल्टरनेटिव फॉर्म। हम अलग अलग फॉर्म्स में ऑल्टरनेटिव वे में ये नहीं तो वो नहीं तो वो ऐसे यूज कर सकते हैं कोई भी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। इतना जो डिटेल पढ़ाया जा रहा है ना, इसके अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन बहुत छुपा हुआ है, जो आपको फ्यूचर में सीटेट के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से डिटेल पढ़ लो, ठीक है। सो ये हाथों को छोड़ देना, इतना मत देखना। ठीक है, वो आ गया, स्क्रीनशॉट लेना पड़ा था तो इस वजह से आ जाता है। सो टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, लिख लो। लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट में ही आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली आने का है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पे पहला तो मैं डायग्रामेटिक जो समझाऊंगी ये शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी, देन नेक्स्ट अभी इसके नेक्स्ट पेज में ही इसका क्वेश्चन है, डिटेल भी समझाऊंगी, ठीक है। तो ना आपका जो लेवल्स है, मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, तो देयर आर 3 लेवल्स। आपके जो स्तर होते हैं, टीचिंग के स्तर होते हैं, वो 3 प्रकार में विभक्त है। तो पहला जो आता है मेमोरी लेवल, ठीक है, जब आप सिर्फ बच्चे थे एंड ऑलवेज आपको बोला जाता था इसको रट लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, so दैट इज अ मेमोरी लेवल व्हेन योर नॉलेज इज जीरो। ठीक है, आप स्टार्ट करो, कोरा कागज, ब्लैंक स्लेट, ऐसे वर्ड बहुत सुनते हो ना, आपका जीवन कोरा कागज है, वैसे ही सोच लो, आपका माइंड तब ब्लैंक स्लेट जैसा था, कुछ भी लिखा नहीं था, इसलिए हमें मेमोरी में डालने के लिए मेमोराइज करना पड़ता है, तो मेमोरी लेवल। अभी इसके बाद क्या हो गया, जब आप मिडिल क्लास में आ गए, दैट इज अ क्लास 5 to 7, इस पीरियड में आप आधा आधा चीज समझ रहे हो, आधा चीज नहीं समझ रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो मेमोरी लेवल का एक्टिविटीज है वो 50% डन हो चुका है और 50% वो रिसीव कर रहा है। एंड यहाँ पे टीचर का जो एक्टिविटीज है, अभी देखो आपको अगर सारा पढ़ाई समझ आता हो तो टीचर को पढ़ाने में कितना ईजी होगा, एंड फटाफट कैसे वो पढ़ा सकता है ना। तो यहाँ पे आपका 50-50% हो जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल, जस्ट लाइक बच्चा को थिंक कर लो कि ये अभी हाई क्लासेस में है, क्लास 10 क्लास 12 ऐसे बच्चे हैं, एंड आप कोई भी चीज़ों को अगर नहीं भी समझाते हो, कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हो, तो बच्चा खुद से समझ पाता है एंड खुद ही रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे आप सो करते हो, पहले आपने रिसीव किया, दूसरे में आपने आधा आधा में आया, और तीसरे में आपने सो किया, उल्टा किया, ऑपोजिट किया, ठीक है। एरो मार्क के हिसाब से समझाऊं तो ये एरो मार्क जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उल्टा होगा, ये एरो मार्क उल्टा होगा। ये एरो मार्क जहाँ पे आप क्या करो, रिसीव करो, सपोज ये स्टूडेंट है, ये पहला रिसीव कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, देन क्या होगा, लास्ट वाला रिफ्लेक्टिव होगा। तो ये 3 चीजों को याद रखो डायग्रामेटिक। तो पहले पॉइंट में क्या हुआ, स्टूडेंट ने रिसीव किया, ऑलवेज रिसीव किया, तो दैट इज अ मेमोरी लेवल। स्टूडेंट ने यहाँ पे हाफ हाफ किया है, दैट मीन्स उसके मेमोरी में हाफ है और हाफ चीज वो रिसीव कर रहा है, दैट इज द, ये कौन सा लेवल था आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड द लास्ट लेवल व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, यहाँ पे टीचर्स का रोल ओनली गाइडर के जैसा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 चीज है। अभी देखो नेक्स्ट, डायग्रामेटिक भी समझा दी हूँ, ठीक है। नंबर 9, टीचिंग शेप्स बिहेवियर। टीचिंग क्या करता है, आपके बिहेवियर को शेपिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। टीचिंग के थ्रू टीचर का बिहेवियर शेपिंग नहीं होगा, स्टूडेंट्स का बिहेवियर शेपिंग होगा, उसको एक आकार मिलता है। अभी टीचिंग इज ए प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी देखो रेमेडियल टीचिंग वन काइंड ऑफ प्रिस्क्राइब टीचिंग है, जैसे कि यू नीड any extra classes on this topic, then I'll provide some extra classes to you on this topic, okay, so that is called remedial teaching. When you need, I'll provide, ठीक है, जब आपको चाहिए मैं आपको दूंगी। तो ये होता है पर्टिकुलरली इंडिविजुअल बेस्ड है, ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए उस हिसाब से। तो दैट इज अ टीचिंग इज ए प्रेस्क्रिप्शन। टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, समझ चुके हो ऑलरेडी, छोटा सा डायग्राम देखो साइड में भी है, टीचर स्टूडेंट एंड मोड ऑफ करिकुलम, ये डायग्राम पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। देन टीचिंग इज ए लैंग्वेज लिंग्विस्टिक प्रोसेस, लैंग्वेज बोल रही थी, लिंग्विस्टिक प्रोसेस वही सेम है। लिंग्विस्टिक, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। लिंग्विस्टिक में जो वर्ब आता है वो है लिंगुआ, ठीक है। लिंगुआ मतलब आपका टंग, आपका जिह्वा, ठीक है, आपका टंग। सो जब आप टंग यूज करते हो, दैट मीन्स आप साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो, तो साउंड प्रोड्यूस करना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो LSRW है वो फुलफिल होता है टीचिंग से पहले, ठीक है। उसके थ्रू जब टीचर टॉट करता है तो वेरियस टाइप के वर्ड्स उसको पता रहते हैं, इसलिए वो बताते रहता है। तो ये हो गया लिंग्विस्टिक प्रोसेस, इससे भी बच्चों का लैंग्वेज एबिलिटी डेवलप करता है। देखो भाषागत जो अधिकार है, भाषागत अधिगम है, वो डेवलप होगा। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, टीचिंग
फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए। मतलब आप क्या करते हो, अपने टीचिंग के थ्रू गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो बच्चों को कि वो भी और ज्यादा कुछ पढ़े। टीचिंग इज गाइडेंस। टीचिंग एक टाइप का गाइडेंस भी है, मैं ऑलवेज आप लोगों को गाइड करती हूँ। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, ऑलरेडी कर चुके हैं। टीचिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हाँ लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी टीचिंग जब क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमारा लक्ष्य रहता है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो एंड सबको फर्स्ट क्लास आए या बेस्ट 10 पे आए, ऐसा कुछ हो। तो गोल ओरिएंटेड है। टीचिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन। देखो, टीचिंग क्या करता है आपके लिए, लर्निंग सिचुएशंस को डेवलपमेंट करता है। मतलब देखो, आपको अगर एक चीज समझ आ गया तो आप बहुत हैप्पी हो गए, बिकॉज आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिले एंड बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। तो फर्दर टाइम आप क्या हो जाओगे, वेरी फ्री हो जाओगे एंड यू आर वेरी एग्रेसिव टू ग्रिप ऑल दिस नॉलेज। एग्रेसिव मतलब गुस्सा उसमें भी आना चाहिए, गुस्सा उसमें भी आना चाहिए नॉलेज लेने के लिए। मुझे लेना है लेना है लेना है, ये माइंड में रहना चाहिए। सो ऑलवेज यू आर ईगरली वेटिंग टू रिसीव इट। आप ईगरली उसके लिए क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि ये नॉलेज मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? सारे बच्चे क्लियर हो? ये सुनो, बोलो। ओके, तो देखो ये एक एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आपको ये 17 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन कर दोगे तो पूरा हो जाएगा आंसर। अभी एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्योंकि बुक में जो रहता है वहां पे बहुत ही बोरिंग बोरिंग सा एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, ऐसा दिया रहता है, इसलिए मैं खुद के ओन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने को बोली। इतना तो आप लोगों को इजी हो गया है कि आप लोग लिख सकते हो। तो ये काम है कि संडे के विद इन आप लोग लिख लेंगे एंड संडे के क्लास में जो बच्चे आ रहे हो मुझे दिखा देना। ठीक है, ये 17 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपके कॉपी में होना चाहिए, मैं देखूंगी। एंड जो लोग दिखाना चाहते हो, क्योंकि मैं जिनको भी टास्क देती हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 स्टूडेंट्स ओनली मेरा बात मानते हो, बाकी के नहीं मानते। तो मतलब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बट जो लोग पढ़ रहे हो पढ़ो एंड दिखाना है मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करना। फोटोज मत सेंड करना, पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दोगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। संडे के टाइम में सेंड करना, कल सेंड मत करना, कल मेरा एग्जाम है। तो संडे आप लोग इवनिंग पॉइंट पे, मतलब इवनिंग के टाइम पे सेंड कर दोगे, मैं देख लूंगी। जिनका अगर बाहर से हो, जैसे कि राउरकेला के नहीं हो, बाहर के हो, तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो गया। ये 17 पॉइंट सिर्फ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, 17 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। यस, यस प्लीज, बोलो फटाफट बोलो। यस, उसमें डायग्राम नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, आपके बुक में भी डायग्राम नहीं है। डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ हाँ वैसे ही बनाना है। ओके, चलो। चलो अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, 3 लेवल्स अभी समझाया था ना, देयर आर 3 लेवल्स। सो इफ वी थिंक डीपली एंड लॉजिकली, अपने पूरा ना नोट्स जब बना रहे हो तो सोचो कि सामने वाला अननोन है, वो कुछ नहीं जानता। ये आपको बहुत ही स्ट्रांग बनना है। देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था टीचिंग, देन उस टाइम पे मैं भी बच्ची थी, मैं 21 ईयर्स में मैंने टीचिंग स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो मुझे लगता था कि मैं सामने वाले पर्सन को ये सोचूं कि वो अननोन है, मतलब उस टॉपिक के ऊपर उसको कुछ नहीं पता, उसके माइंड में कुछ नॉलेज नहीं है। देन आप स्टार्ट करो, डिटेलली पढ़ाओ, उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड आप जितना डिटेल खुद को समझाए हो उतना ही डिटेल समझाना। ठीक है, तो उसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही बनाया गया है। इफ वी थिंक डीपली, अगर समझते हो डीपली, लॉजिकली, we will find that teacher present the subject matter after passing through various levels। ठीक है, हम सब्जेक्ट मैटर को कैसे समझाते हैं, देखो क्लास 1 के बच्चे को क्लास 10 का बच्चा है, कंपेयर करो। क्लास 1 के बच्चे को आप एक टॉपिक समझाओगे कितने अमाउंट में, दैट इज विद इन हाफ पेज का रहेगा, या 4 लाइन्स, 3 लाइन्स, 2 लाइन्स, ऐसे। अगर एक क्लास 10 का बचा हुआ, उसको हम 7-8 पेज तक भी समझा सकते हैं, डिटेल्ड वे में डीपली समझा सकते हैं, बिकॉज उसका नॉलेज लेवल अभी बढ़ चुका है एंड उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो चुका है। 10 साल का उसने क्या क्या लेवल्स को क्रॉस किया है, सो दैट वो रिफ्लेक्टिव बन चुका है, नॉट द मेमोरी वन। एंड उसके पास नॉलेज है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ, अगर एक्सपीरियंस रहे तो आप कभी नहीं भूलोगे। नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ रोट लर्निंग, और रोटिंग हो या फिर क्रैमिंग हो, मैमिंग हो, मतलब आप अपने क्या क्या रट्टा मार के याद किया है तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। देन दिस लेवल्स रेंज फ्रॉम थॉटलेसनेस देन द थॉटफुलनेस। देखो, आपको मैंने बोला आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है,
थॉटलेस हो आप। क्या हो आप? थॉटलेस हो। आपके माइंड में कुछ नहीं है। सोच लो आप छोटे बच्चे हो, आपके माइंड में कुछ नहीं है। यू आर द थॉटलेस पर्सन। सो यू हैव haven't anything in your mind. You haven't anything in your mind and you want to know about this topic, about this subject or about this object etc. तो आपको नॉलेज लेना पसंद है। तो ये मोमेंट आता है मेमोरी लेवल का। तो आप थॉटलेस पर्सन से क्या बनोगे? थॉटफुलनेस। मतलब आप थॉटलेस से थॉटफुल, थॉटलेस से थॉटफुल बन रहे हो। तो ये जो सफर है आपका कि आप अनएक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस्ड बन रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका थॉट में, माइंड में कोई थॉट नहीं है। यहाँ पे आपका फुल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फुल ऑफ थॉट्स है। तो ये चीज होता है लेवल्स का पॉइंट, पहला पॉइंट। अभी देखो लेवल्स कितना है? 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल इज द मेमोरी लेवल, सेकंड लेवल इज द अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड वन इज द रिफ्लेक्टिव। ऑलरेडी मैंने समझाया है। अभी थोड़ा डिटेलली समझेंगे क्या होता है। तो मेमोरी लेवल, अभी मेमोरी लेवल व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका जो नोट है ना वो हाफ हो गया। इसके बाद इसका नोट नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम खत्म कर लेंगे। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेलली समझा देती हूँ, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? मैं नोट्स भी दे दूंगी, फिर से समझा दूंगी। यहाँ पे पॉइंट समझ लो पहले। इसका कॉपी भी मेरे पास है अभी, बट इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मेमोरी लेवल में क्या है ना, बच्चा सोच लेना क्लास 1 में है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, बच्चा को मिडिल क्लासेस में डाल दो, क्लास 5 टू क्लास 7 इस टाइम पे। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, क्लास 10 का बच्चा है। क्लास 10 का बच्चा खुद के माइंड से रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्लास 5 टू क्लास 7 हाफली रिफ्लेक्टिव हाफली अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एवरी पॉइंट को। ये क्या करेगा, मेमोराइज करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका 3 लेवल्स। अभी आप बोलोगे मैम इसका लेवल्स का नहीं पढ़ाया गया। तो लेवल्स का थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे समझाया था, डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है? इतना दिया हुआ है। बाकी पीडीएफ आपको सेंड नहीं किया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। एंड अनदर क्वेश्चन को पढ़ा देती हूँ, एंड उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगी। इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मुझे पता है कि इतना है, समझ पाए होगे। बाकी का मैं पढ़ा। ओके। सो देखो, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया। लेवल्स ऑफ टीचिंग को आप कहाँ पे यूज करोगे या कैसा क्वेश्चन आएगा, बोलो? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अबाउट टीचिंग, राइट अबाउट टीचिंग, ठीक है? राइट अबाउट टीचिंग और टीचिंग कंसेप्ट, टीचिंग कंसेप्ट। अच्छा, कहीं पे भी अगर टीचिंग कंसेप्ट भी लिखा हो ना, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स और नेचर को ही लिखना है, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। उसका कोई कंसेप्ट नहीं होता। हम जैसे साइंस और आर्ट्स में पढ़ते थे कंसेप्ट, तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट इन द सेंस पॉइंट वाइज करके एक्सप्लेनेशन दे के लिखना पड़ता है, ठीक है? राइट अबाउट टीचिंग हो गया एक पार्ट। एंड मेंशन मेंशन द लेवल्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है? लेवल्स को मेंशन करो। तो ये जो चीज है इसको अभी हमें करना है। इफ वी थिंक डीपली, देखो, हमें सोचना से स्टार्ट करना है। इफ वी थिंक डीपली एंड लॉजिकली, we will find that teacher present the subject matter after passing through various levels. एक टीचर जब सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो देखना, बचपन में जब आप क्लास 1 में थे, तो टीचर जो पढ़ाती थी वो बहुत ही छोटा पॉइंट था। एंड तब के टाइम पे हमें लगता था दिस इज द बिगर वन, एंड हमें कैसे याद करना है, रटना पड़ेगा, ऐसा वगैरह। जैसे जैसे क्लासेस आप अप करते जाते हो, ठीक है, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ऐसे करके आप अप होते जाते हो, ग्रेडेशन होते जाता है। वैसे ही आपका पढ़ाई का लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। सो एक टीचर कैसे पढ़ाता है, प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा, मतलब थ्रू वेरियस लेवल्स, ठीक है? दिस लेवल्स रेंज फ्रॉम, कैसे रेंज करेंगे, देखो। अभी स्टूडेंट का माइंड क्लास 1 में कैसा होगा, क्लास 10 में कैसा होगा? स्टूडेंट का माइंड बताओ। यहाँ पे थॉटलेस होगा या थॉटफुल होगा? क्लास 1 का बच्चा थॉटलेस होगा या थॉटफुल? ओके। हाँ, तो ये हो गए थॉटलेस वाले, ठीक है? टीएल लिख दिया। ये कौन है? टीएफ है, थॉटफुल है, ठीक है? देखो, अभी इनको पढ़ाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, छोटे बच्चे हैं,
वो कैसा कैप्चर करेंगे, कौन से इश्यूज हैं उनमें जान नहीं पाते, बिकॉज जब तक वो मुंह खोल के बात नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता, तब तक हमें पता नहीं चलता वो इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, कुछ नहीं पता चलता। बट एक क्लास 10 का जब बच्चा आए, सो वो कुछ बोल सकता है, खुद से एक्सप्रेस कर सकता है, खुद से क्वेश्चन आस्क कर सकता है कि मैम इस जगह मुझे प्रॉब्लम हुआ, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, हम जब भी पढ़ाते हैं बच्चों को तो थॉटलेस से स्टार्ट करके थॉटफुल तक जाते हैं। तो ये हो गया आपका वेरियस लेवल्स। तो ये रेंज कहाँ से है ना, थॉटलेस से रेंज आया थॉटफुलनेस तक। एक्चुअली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस passes through following three levels, you know that better: memory, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ये तीन लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। पहला एक डायग्राम आपको दिखाया था कि ये है क्लास 1 का बच्चा, ठीक है, ये हो गया क्लास 10 का बच्चा। ये कौन से लेवल में है, मेमोरी लेवल में। ये कौन से लेवल में है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। बीच का जो लेवल है, यहाँ पे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बीच में आ गया, ठीक है। तो ये तीन लेवल्स के साथ हम पढ़ेंगे आज। तो मेमोरी लेवल इज द फर्स्ट वन। सो व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, the experiences of that object starts accumulating in our conscious mind, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी। तो आप सोचो कि आप छोटे बच्चे हो अभी, ठीक है, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, क्लास 1, LKG UKG। तो अभी आपका एज कितना होगा, मिनिमम 3 4 5 ऐसी एज है। तो इस टाइम में बच्चा क्या थिंक कर सकता है ना, उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट आया, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पकड़ा, तो ऑब्जेक्ट को वो एक्सपीरियंस करता है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो स्मूथ है, रफ है, कैसा कलर का है, वो जानता है। तो दैट इज द एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ। एंड ये जो इंफॉर्मेशन उसके माइंड में आया, वो सडनली आता है क्या, नहीं, वो क्यूमुलेटिव वे में आता है। क्यूमुलेटिव, आप पढ़े हो क्यूमुलेटिव, मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे, 10th के विदिन बहुत सारे मैथ्स में पढ़ा है। एंड इसका मतलब होता है, देखो, जो भी सपोज ये एक्सपीरियंस 1 है, ठीक है, एक्सपीरियंस 2 नेक्स्ट आया, देखो सिंबल कौन सा दिया, एक्सपीरियंस 3 नेक्स्ट आया, देन सिंबल, देन एक्सपीरियंस 4, ऐसे एंड सो ऑन। आपका जो एक्सपीरियंस होता है कभी भी डिलीट नहीं होता है। मे बी वो नीड करता है एनी टाइप ऑफ पॉलिसिंग, बट वो क्या होता है कि वो डिलीट नहीं होता। सपोज आपको फॉर द फर्स्ट टाइम एक व्यू का एक्सपीरियंस आया, मतलब आपने किया, तो नेक्स्ट आप कहीं पे मूव करेंगे या फिर कहीं घूमने जाओगे, तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा। एंड ये एक्सपीरियंस आपके माइंड में ऑलवेज एडिशन फॉर्मेट में रहता है, योगात्मक रूप से रहता है। योगात्मक बोलते हो, योगात्मक बोल सकते हो, तो योगात्मक रूप में रहता है। तो दैट मीन्स ये क्यूमुलेटिव है। अगर हम जोड़ते जाए, देखो, ये एक है, 1 है, ठीक है, ये 1 है, देन मैंने ऐड कर दिया अनदर 1, देन मैंने ऐड कर दिया अनदर 1, एक एक एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है, एक एक 1 हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो टोटल जब हो जाता है तो इसको क्या करते हो, प्लस कर देते हो। सो 1 1 1 1 5 है, तो 5 इज अक्यूमुलेटिंग, ठीक है, ये क्यूमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस है। सो ये आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, अनकॉन्शियस माइंड में आता है। बच्चों का माइंड अनकॉन्शियस रहता है, वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड की तरफ मूव करते हैं। सो व्हेन वी रिकॉल, अभी क्या करेगा बच्चा, ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है ना वो, जब भी वो उसको वैसे ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, वस्तुएं मिलेंगे, वो फिर से सेम नॉलेज को, एक्सपीरियंस को फील करेगा। सो व्हेन वी रिकॉल, रिकॉग्नाइज दिस क्यूमुलेटेड पोस्ट एक्सपीरियंसेस, पहले का एक्सपीरियंसेस, एज आवर ओन नीड्स इज कॉल्ड मेमोरी। समझ आ गया। अगर मुझे जरूरत पड़ा एंड मैंने मेरा पहले का एक्सपीरियंस को यूज किया फिर से, तो उसको हम मेमोरी कहते हैं। हो गया। इट इज प्री रिक्विसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये ना पहले से ही तैयार है, मेमोरी लेवल पहले से ही तैयार होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, ठीक है। इफ अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए पहले से ही तैयार किया गया है किसको, आपके मेमोरी लेवल को। सिंपली मेमोरी, सॉरी मेमोरी, मेमोरी क्या है, एक मेंटल एबिलिटी है which exist in all living beings, in all living beings, even if in dogs also, pet also, every type of animals feel that we have certain memory in our past and we use it when it necessary. So हमें जब भी जरूरत पड़ता है तब हम उसको यूज करते हैं, एंड दैट इज एग्जिस्टेड इन योर माइंड। ये आपके माइंड में, आपके क्या होता है, स्कीमा में ये फिक्स्ड होके रहता है, ठीक है। सो ये हो गया। तो इसका हम डेफिनेशन एक देंगे, देखो यही चीज है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो MC दुगल है,
ठीक है, एक्चुअली एमसी ना बोल के आप मैकडूगल भी बोल सकते हो। सो मैकडूगल सेज मेमोरी इम्प्लाइज, मेमोरी क्या है, मेमोरी बोलता है इमेजिनिंग ऑफ इवेंट्स एज एन एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग दैम टू वंस पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला, आपकी लाइफ में कुछ कुछ काम हो गया है, इवेंट्स हो गए हैं, एंड आप जब चाहो कि जब फ्यूचर में आ रहे हो आप या प्रेजेंट में हो, जब चाहो इसको आप यूज कर सकते हो। कैसे, पास्ट एक्सपीरियंस के जैसे, दैट इज योर मेमोरी विद द पास्ट एक्सपीरियंस। अभी देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी, जिनका मेमोरी बहुत अच्छा रहता है उनमें क्या क्या होता है, देखो, रिपीटेटिव इन लर्निंग, बार बार आप रिकॉल करना चाहो कोई भी इंफॉर्मेशन को फटाफट क्विकली आप रिकॉल कर सकते हो, याद आ सकता है। रिपीटेटिव इन रिकॉल, देखिए हो गया, लर्निंग में यूज होगा, रिकॉल में यूज होगा। स्टेबिलिटी रहेगा, क्योंकि आपको बार बार कोई चीजों को पढ़ के याद नहीं रखना, किसी को पूछ के याद नहीं रहा, आपके मेमोरी में ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो स्टेबल आप रहोगे, स्थिर रहोगे। फॉरगेटिंग इररेलेवेंट थिंग्स, आपके माइंड में ना बहुत सारा ऐसे थिंग्स भी होंगे जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते, फिर भी आप उसको याद रखते हो। तो सपोज थिंक दैट इतने सारे मेमोरीज अगर आप एक पेन ड्राइव में रखते तो पेन ड्राइव करप्ट हो जाता। तो वैसे ही आपका माइंड भी कभी कभी क्या करता है, रिस्पॉन्स नहीं देगा, कभी कभी आपको पैरालाइज्ड हो सकता है। इसलिए पैरालिसिस एक्टिविटीज इसी वजह से आते हैं। ओल्ड जब हो जाते हैं लोग, धीरे धीरे मेमोरी लॉस करते हैं, किस वजह से, क्योंकि वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू द लैक ऑफ मेमोरी सेल। तो वो डिलीट कर देना चाहिए हमें, ठीक है, जो इररिलेवेंट है, नहीं चाहिए। सर्विसेबलनेस, देखो, आप जो मेमोरीज को रख रहे हो वो आपके काम पे भी तो आना चाहिए, अगर वो काम पे आ रहा है तो उसको हम सर्विसेबलनेस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो, मेमोरी लेवल को हमने क्या बोला, इसको हमने सिग्नल लर्निंग भी बोला, चेन लर्निंग भी बोल दिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग भी बोल दिया। क्यों बोला, देखो, सिग्नल लर्निंग, बच्चों को हम सिग्नल सिखा के समझा सकते हैं। चेन लर्निंग, वन वर्ड इज कनेक्टेड विद द अनदर वर्ड, है ना, चेन के जैसा बना हुआ है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, इफ यू गिव ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, अगर एक इम्पल्स देते हो, स्टिमुली देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, कि इस लेवल में क्या होता है, नॉलेजियस स्पीकर्स होते हैं। देखो, आप लोग कौन हो, लिसनर्स हो, श्रोता हो, ठीक है। हम लोग कौन है, जब हम नॉलेज दे रहे हैं उस पॉइंट के लिए बोल रही हूँ, वी आर द स्पीकर्स। ठीक है, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। नॉलेज क्या है, वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है ना। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको कुछ बोलते हैं, एंड वही बच्चे लोगों को नॉलेज लेने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इंकरेज करता है। ठीक है, हो गया। अब इसके मेरिट्स देख लो। अच्छा, ये काम करेगा क्या छोटे बच्चों के लिए, ऑब्वियसली काम करेगा छोटे बच्चों के लिए, बट बाय रोट लर्निंग, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। ओके, some subject materials has to be learned by cramming and rote learning similar words हैं, होते हैं ना, सेम सेम समार्थक शब्द होते हैं, वैसे ही है कि मुझे रट के याद रखना है, कोई चीज़ों को बार बार रिपीट करके याद रखना है। वन, ओ एनी वन, वो एनी वन, वो एनी वन, मतलब बच्चा वहाँ पे बार बार बोल रहा है, बट वो समझता नहीं है कि क्यों हमने अल्फाबेटिकली उसको लिखा या क्या उसका वैल्यू है, वो जानता नहीं है। ठीक है, next, the role of teacher at this level is very important. If teacher said anything wrong to the child, then child also receive it properly. मतलब बच्चा को आप जो बोलोगे, इफ आप कुछ गलत बोलते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, घर पे झगड़े करते हो, आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे, आपको नोटिस करें, जो आपने गुस्से में कुछ बोला था अपने फैमिली मेंबर्स को, वही चीज आके वो जब गुस्सा रहेगा आपको रिपीट करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रोल कितना इंपॉर्टेंट है एक टीचर का, एक पेरेंट्स का। जो टीचर बोलते हैं वो बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे सुन के वही बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर का रोल। द नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर एक्सपीरियंस। देखो, इस लेवल में जो भी हमें पढ़ना रहता है, नॉलेज लेना रहता है, वो किस लिए चाहिए, ये फ्यूचर के लिए चाहिए। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज वन वे। मेमोरी लेवल टीचिंग देख रहे हो ना, टीचिंग कौन से लेवल पे हो रहा है, मतलब कौन से वे में हो रहा है, यूनिपोलर है, एक तरफा है, यूनिपोलर, एक स्तरीय है। क्यों, देखो यहाँ पे टीचर बहुत एक्टिव है, टीचर सब कुछ पढ़ाएंगी, टीचर को सब पता है, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता, बिकॉज सॉरी, बिकॉज बच्चा छोटा है। ठीक है, तो ये यूनिपोलर प्रोसेस है। तो ये हो गया। अच्छा, मैंने पहले ही बोला मेमोरी लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए है। अभी देखो, एक के बाद एक लेवल्स आते हैं, तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स का मैंने दे दिया है, प्राइमरी क्लासेस में ये टेक्निक्स को यूज किए जाते हैं। अगर डिमेरिट्स देखते हो तो क्या है, इट इज ए थॉटलेस टीचिंग लेवल।
थॉटलेस। आप थॉटफुल हो बट स्टूडेंट्स आर नॉट थॉटफुल, तो थॉटलेस हैं वो, तो उनको पढ़ाना सिर्फ रट्टा मार जैसा है, तो ये थॉटलेस टीचिंग है। बच्चा यहाँ पे कुछ सोच नहीं सकता, क्रिएटिविटी उसका जीरो है, ठीक है। एट द मेमोरी लेवल स्टूडेंट्स लर्न बाय रोट, रट्टा मार के सीखना। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर, बच्चे को आप जो भी पढ़ा रहे हो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आप दे नहीं सकते, जो सब्जेक्ट में है आप उतना ही दोगे। देयरफॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट डजंट टेक प्लेस, इसलिए इसको यूनिपोलर बोला गया, क्योंकि यहाँ पे टीचर जो बोल रहा है स्टूडेंट मान ले रहा है चुपचाप, एंड स्टूडेंट को कुछ पता नहीं चल रहा, तो स्टूडेंट एंड टीचर के विद इन कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। दिस लेवल ऑफ टीचिंग लेक्स मोटिवेशन, आप बच्चों को मोटिवेट भी नहीं कर सकते इस टाइम पे। इंटेलिजेंस डजंट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग, इंटेलिजेंस यहाँ पे चाहिए ही नहीं, बच्चा तो रटेगा सिर्फ, है ना। तो ये हो गया मेमोरी लेवल। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट लाइक ए वास्ट वर्ल्ड नॉलेज, अंडरस्टैंड बोल दिया ना, अंडरस्टैंड वर्ड कहाँ पे आता है, दैट इज रिलेटेड टू पियाजेस कंसेप्ट, पियाजे पढ़े थे, है ना, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वहाँ पे पहला ही लाइन पे लिखा गया था, कॉग्निटिव मीन्स इट इज क्रिएटेड योर एबिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, थिंकिंग, रीजनिंग एटसेट्रा। तो इस पॉइंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए, नॉलेज। तो वी यूज द पास्ट पोस्ट बोल रही हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्मूथली इन करेंट टाइम। सो करेंट टाइम में आपको कोई इशू है, करेंट टाइम में यू हैव सम इशू, यू हैव सम सिचुएशन। मैंने आपको बहुत बार बोला है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, हाँ। सपोज आपको एक प्रॉब्लम में डाल दी, सिचुएशन दे दिया, तो आपके पास अगर मेमोरी में स्टोर्ड है कि आप ऐसे टाइप के एक्टिविटीज को पढ़े थे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जहां पे आप अंडरस्टैंड करके सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सकते हो। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है। सिंपली understanding means handling of situation plus interaction with society plus use of past experience and to receive or perceive the meaning and grasp the idea, comprehend the meaning। देखो मेरे स्टाइल का लिखा गया है इसलिए मैं प्लस प्लस साइन देती हूँ। कभी कभी स्टेटमेंट में आप लोग बोलोगे कि मैम ये सब साइन तो लिखा नहीं जाता स्टेटमेंट में, बट आपको पढ़ना है, आप जैसे स्टाइल में भी लिख सकते हो, जिस स्टाइल में लिखना चाहिए, ठीक है। बाकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऑलवेज क्या होता है ना, हमारा दिमाग ऐसा है कि अगर वो सिर्फ लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स देखता है तो वो बोर हो जाता है, वी आर गेटिंग बोर्ड। सो उस पीरियड में हमें अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग बीच में दिख जाता है तो जस्ट लाइक हम फील करते हैं हाँ बच्चा ने कुछ एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। तो उस वजह से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या होता है, नहीं एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाहिए, इंटरेक्शन करने के लिए चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए चाहिए, एंड किसी चीज़ को मीनिंग ड्रॉ आउट करने के लिए, उसके आइडियाज लेने के लिए, एंड कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। हो गया। तो यहाँ पे है, आ गया यहाँ पे, द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड। अगर मैं बोलूँ अंडरस्टैंडिंग को किस वे से देख रहे हो, तो देखो पहला आप ना कोई भी चीज़ों का फैक्ट को देखें, सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, कितना फैक्ट्स वहाँ पे यूज हुआ है, एट सीइंग द रिलेशनशिप, उसके बाद हम रिलेशनशिप को देखेंगे कैसे जुड़ा गया है, संयुक्त कैसे हो गया। देन थर्ड पॉइंट ये सीइंग बोथ रिलेशनशिप एंड टोटल यूज, अभी चीज़ों को टोटल यूज के हिसाब से देखोगे एंड इसका रिलेशन भी देखोगे। लास्टली जनरलाइज्ड इंसाइट, इंसाइट मतलब उससे पूरा झांको एंड उससे फीडबैक ले लो, ठीक है। यही होता है लास्ट स्टेप। तो पहले चीज़ों को देखो, उसके बाद उसके रिलेशनशिप को जानो, देन उसके यूज के बारे में जानो, एंड जनरलाइज्ड और जनरलाइज्ड प्रिंसिपल को ड्रॉ करो। हो गया। एग्जाम्पल एक गिवन है, ये स्टूडेंट लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग दैट 8 into 5 = 40। it implies that he has learned the multiplication at the understanding level। ठीक है। देखो क्लास 5 में बच्चा आते आते बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन सीखना शुरू कर देता है, टेबल्स उसको 20 तक का टेबल्स आना चाहिए, सारे स्पेलिंग वो लिख सकता है, बहुत कुछ आ जाता है। कैसे? क्योंकि उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि इसके पीछे किस चीज़ का, देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब क्या है, आपको 50% समझ आ रहा है, 50% और कौन गाइड करेगा, टीचर। तो स्टूडेंट 50, टीचर 50। तो यहाँ पे टीचर क्या क्या करेगा, टीचर जो जो करता है ना स्टूडेंट वही फॉलो करेंगे। टीचर यहाँ पे प्रॉपरली इंटरप्रीट करेंगे, समराइज करेंगे चीज़ों को, विस्तारित रूप से बताएंगे, इन्फरिंग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, क्लासिफाइंग वर्गीकरण करेंगे, कंपेयरिंग, हम यहाँ पे बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन या एक वस्तु से दूसरे वस्तु को विभिन्नताएं जो हैं उसको कैसे निकाल रहे हो, एक्सप्लेनिंग करोगे, एक्सप्लेन करोगे, आइडियाज दोगे,
एग्जाम्पलीफाइंग करोगे, दैट मीन्स एग्जाम्पल्स के साथ उसको आप दिखाओगे, उदाहरण के सहित आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ब्लॉगिंग, नॉर्मली ब्लॉगिंग आप लोग बोलते क्या हो? ब्लॉगिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इवेंट्स थ्रू आउट द डे, वट एवर यू परफॉर्म और वट एवर यू डिड। ठीक है, आप जो भी काम पूरे दिन में करते हो एंड उसको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में एक्टिविटीज के थ्रू बताते हो, तो दैट इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग। तो वो चीज़ हम बच्चों को बता रहे हैं कि किसके बाद क्या करना चाहिए। ट्विटरिंग करना, ट्विटरिंग में क्या करते हो आप? जस्ट लाइक किसी को कम्युनिकेट करते हो या हाईलाइट करते हो या किसी पॉइंट को समझने के लिए एक्सप्रेशंस को लेते हो, तो ट्विटरिंग करना। कमेंटिंग करना, ये तो बहुत चीज़ों में अच्छा भी है बुरा भी है, बट ये भी करते हैं। देन देखो, एनोटेटिंग करना। एनोटेटिंग वन काइंड ऑफ, आप बोलो रिकॉर्ड्स रखना। आप बोल सकते हो कि एक पर्सन का जो भी रिकॉर्ड्स है, तो एवरी डे उस रिकॉर्ड्स को हम टोटल करते हुए रख रहे हैं। ठीक है। सब्सक्राइबिंग, अभी देखो कोई चीज़ को समझने के लिए अगर किसी का यूज़ करते हो तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबिंग। तो सब्सक्राइब करके उस चीज़ को इस्तेमाल करना है। कैटेगराइजिंग, वर्गीकरण हो गया था। तो ये सारा काम कौन करेगा? एक शिक्षक करेगा। ठीक है। तो इसका मेरिट्स देख लो। टीचर ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पे क्या करेगा? टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ट्राई करेगा प्रेजेंट करने के लिए। देन टीचर ट्राइज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। टीचर यहाँ पे मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को उसे इंक्रीज करना है। एट दिस लेवल टीचिंग at this level of teaching, the student make a greater use of intelligence and the reasoning faculty। देखो उसके माइंड में वो दो चीजों का विस्तार कर रहा है, एक है इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल का, एंड दूसरा है रीजनिंग आउट करना, जहाँ पे हम तर्क संबंधित कुछ लगा के उसको फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बाय क्रैमिंग। इस लेवल पे बच्चा रट्टा नहीं मारता है, नहीं करता है, बट लर्निंग करता है बाय अंडरस्टैंडिंग। बच्चा खुद से समझ के पढ़ता है, फैक्ट्स को जानता है, फैक्चुअल नॉलेज को लेता है एंड उसके यूज को समझता है। द नॉलेज एक्वर्ड एट दिस लेवल भास्ट देन द मेमोरी लेवल। जो नॉलेज आप यहाँ पे यूज कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, वो आपके मेमोरी लेवल के जो वैल्यू था या नॉलेज था उससे बहुत ज्यादा है। डीमेरिट्स क्या है? टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। इस लेवल में जो टीचिंग होगा वो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एट दिस लेवल। तो इस पॉइंट पे इंटरेक्शन इसमें भी कम होता है, क्योंकि टीचर यहाँ पे हाफली पढ़ाते हैं एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेता है क्लास वाइज। सो यहाँ पे भी इंटरेक्शन को थोड़ा वीक रखा गया है। ह्यूमन बिहेवियर आर नॉट अटेंडेंट। जिस वे से टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पे बच्चे को जितना समझ आता है उतना वो करता है, इसलिए जो स्पेशल पर्सनालिटी बच्चों में डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। देन आ गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं कंटेम्पलेटिव लेवल और इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। कंटेम्पलेटिव लेवल और इंट्रोस्पेक्टिव लेवल्स भी बोला जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत इजी है, जहाँ पे आप स्मूथली कोई चीज़ों को क्या करते हो? रिफ्लेक्ट बैक करते हो। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या है? आपके थॉट्स के थ्रू आप किसी चीज़ को बता रहे हो, वो आपके लिए रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है ना? तो इस पीरियड में बच्चे को टीचर्स इतना डीपली कुछ नहीं समझाते, स्टूडेंट खुद से ही अपना सब कुछ रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जो भी वो पता है उसको। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इस प्रोसेस ऑफ टीचिंग में रिफ्लेक्टिव लेवल इज कंसिडर्ड टू द हाईएस्ट लेवल। हमने हाईएस्ट लेवल किसको रखा है? रिफ्लेक्टिव लेवल को। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग prepares the student to face the problematic situation। अच्छा, ये बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को इतना बढ़ा देता है, बिगर कर देता है कि वो किसी भी सिचुएशन में चला जाए, कोई भी प्रॉब्लम में चला जाए, वो इजीली सॉल्व कर सकता है। इट इज़ नॉट फॉर टीचर्स, इट इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है। यस, छोटा सा मैंने डायग्राम भी दे दिया है, यहाँ पे मेंशन है रिफ्लेक्टिव एंड ये है स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स। बच्चा यहाँ पे एनालिसिस करेगा, फिर डीप थिंकिंग करेगा, फिर उस डीप थिंकिंग से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पे टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल है, द रोल ऑफ टीचर इज दिस लेवल इज डेमोक्रेटिव। ही डजंट फेस, और यहाँ पे फेस नहीं है, फोर्स है। ही डजंट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग रिफ्लेक्टिव हो। ठीक है, आपको सारा कुछ पता है, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। आई एम नॉट द रिफ्लेक्टिंग वन, यू आर द रिफ्लेक्टिंग वन। तो आप रिफ्लेक्टिव हो इसलिए रिफ्लेक्टिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको स्वतंत्र छोड़ देंगे आपके टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरिट डिमेरिट्स है, तो मेरिट्स में क्या है?
द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड। इस लेवल में जो टीचिंग है ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है। टीचर सेंटर नहीं है, टीचर का रोल यहाँ पे जीरो जैसा है। यहाँ पे लर्नर सेंटर है, इट इज द लर्नर सेंटर और द सब्जेक्ट सेंटर। एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास, मतलब इस लेवल को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो ये हायर क्लासेस बच्चों के लिए अच्छा है। द पीपल कैन क्रिटिसाइज दे आर टीचर्स ओनली। तो यहाँ पे आप अपने टीचर्स को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। क्रिटिसाइज मतलब क्या है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए अगर आप पॉजिटिव वे से कुछ बताते हो कि मैम आप इस चीज़ को रॉन्ग करें, इसको सही कर दो, तो वो भी एक टाइप का क्रिटिसाइज है, एंड ये पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज को लिया गया है। ठीक है। रिजिड और डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कैन बी यूज्ड। यहाँ पे बच्चों के लिए हम हार्ड सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, इजी सब्जेक्ट्स ऑलवेज पढ़ाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड भी ले सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईली थॉटफुल होता है, यूजफुल होता है। डीमेरिट्स देख लो, दिस इज नॉट सुइटेबल फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए तो है नहीं, ये बड़े क्लास के लिए। एट दिस लेवल स्टडी मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, नॉट प्रिपेयर्ड। यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी नहीं है, प्रिपेयर्ड भी नहीं है, प्री प्लान्ड भी नहीं है। मुझे क्या क्या पढ़ाना था मैं बता रही थी ना, मतलब आपको पढ़ाना है, अभी आपको खुद से पढ़ना है, तो आप क्या ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ सकते हो? नहीं हो पाएगा। द स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज। इस टाइम पे बच्चा एक्वायर करता है नॉलेज को, ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को सिस्टमैटिक वे से एंड समझता है। ठीक है। तो आपको बोला गया था कि ये इस टाइम पे बच्चा ये करता है बिकॉज वो रिफ्लेक्टिव है, बट समटाइम्स वो फेल्यूअर भी होते हैं, जो पर्टिकुलर नॉलेज एक सब्जेक्ट से लेना चाहिए उतना वो उनको नहीं मिलता। So the student cannot acquire systematic knowledge. They gain knowledge, but they didn't get any type of systematic organized knowledge. ठीक है, समझ आया?